नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2020 का रिज़ल्ट मेन एग्ज़ाम का डिक्लेयर हो चुका है और 22 जनवरी से आप लोग मेन एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। वक्त बहुत कम है। कमीशन ने प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया और उसमें जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, सामान्य हिंदी, निबंध, बहुत सारे मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको करनी है। कई प्रश्न पत्रों को तैयार करना है, समय कम है, इसलिए हमने और हमारी टीम ने ये सोचा कि हम लोग आपको यूपीपीसीएस 2020 के मेन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही टारगेटेड, एक्सक्लूसिव और स्पेसिफिक करंट ओरिएंटेड बैच, सारे पेपर्स जनरल स्टडीज़ के और सामान्य हिंदी और निबंध के तैयार कराएं। इसके लिए हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके पिछले सालों के यूपीपीसीएस के पेपर्स को स्टडी किया, एनालाइज किया, देखा कि कहाँ से कौन कौन से सवाल आ रहे हैं और इस आधार पर हमने आने वाली मुख्य परीक्षा के लिए कुछ संभावित प्रश्न और कुछ संभावित क्षेत्र आपके लिए चुने हैं। वी हैव स्पेसिफाइड सर्टेन टॉपिक्स, एरियाज एंड सब्जेक्ट फॉर यू, जो कि हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे ताकि वो हमारे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और अब वक्त उनके पास कम है, गाइडेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं है, न वो शायद लखनऊ आ सकते हैं, तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन जनरल स्टडीज़ का एक 40 डेज़ प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें कि हम जनरल स्टडीज़ के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, सामान्य हिंदी और निबंध के साथ साथ एक टेस्ट सीरीज़ करेंगे पर डे, जिसमें 4 घंटे की क्लासेस होंगी और इस तरह से 40 दिनों में हम 160 घंटे स्पेसिफिक पीसीएस मेन 2020 ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। इस लिहाज से देखें तो अगर 2019 का जनरल स्टडीज का पेपर 3 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? भारत में असमानताओं एवं गरीबी को कम करने में समावेशी विकास किस प्रकार सहायक है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निर्धनता की माप कैसे की जाती है? भारत में ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। इस तरह से 20 सवालों में आप देख सकते हैं कि 10 सवाल इंडियन इकोनॉमी या इससे जुड़े हुए एरिया से पूछे गए हैं। देयर आर 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। तो इस क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करना है। इस लिहाज से 2018 का भी प्रश्न पत्र देखिए, इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक इसी के बाद सेक्शन ए में दूसरा सवाल, नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 के परिप्रेक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों का वर्णन करिए। थ्रो लाइट ऑन द परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, SDGs। सेक्शन ए में ही क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है? इसके उद्देश्यों एवं प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। Explain the inter-regional disparities in economic development of Uttar Pradesh and discuss the factors acting as obstacles in the development of backward regions। इस लिहाज से अगर आप देखें तो कुल 20 प्रश्न पत्र 3 में पूछे गए थे, जिसमें से 10 प्रश्न आपके अर्थव्यवस्था और संबंधित क्षेत्र से हैं, यानी लगभग आधा हिस्सा आपके अर्थव्यवस्था और संबंधित क्षेत्र से है। इस लिहाज से हमें उसको अच्छे से तैयार करना होगा। सो इफ यू एनालाइज एंड स्टडी पेपर 3, यू विल फाइंड दैट आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन GS मेंस पेपर 3, 10 questions are related to economy and its related fields. So you have to be very strategic, well organized and well planned to prepare this area। अब अगर आप 2018, 2019 यूपीपीसीएस के इन 2 सालों का पेपर एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं और 2020 में जो जनवरी से लेकर अब तक महत्वपूर्ण घटनाएं इंडियन इकोनॉमी और उससे जुड़े हुए फील्ड से रही हैं, जो आपके पेपर 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ कुछ एरियाज को हमने आइडेंटिफाई किया आपके लिए और उनकी पहचान करके हम आपके GS पेपर 3 के सिलेबस को ध्यान में रखकर कुछ हमने टॉपिक्स अलग से चुने हैं जो आपको पढ़ने। वो टॉपिक्स क्या होंगे जिन पर सवाल आ सकता है? वो विषय क्या होंगे जिन पर आपसे मुख्य परीक्षा
प्रश्न पत्र 3 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछले 2 वर्षों के आकलन के आधार पर आगामी मुख्य परीक्षा जो 22 जनवरी 2021 से प्रस्तावित है, इसमें क्या प्रश्न आपसे इस प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं, वो हैं जो हमारे हिसाब से आपको तैयार करना चाहिए। यू मस्ट प्रिपेयर वेल दीज एरियाज बिकॉज यू आर लाइकली टू गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दीज एरियाज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। वो क्या क्या एरियाज हैं? टॉपिक्स टू बी कवर्ड आप लिख सकते हैं। 1. इकोनॉमिक प्लानिंग आफ्टर एबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग के समापन के बाद भारत में आर्थिक नियोजन। SDGs एंड नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड नीति आयोग, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तथा नीति आयोग। स्टेटस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निर्धनता की प्रास्थिति। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएशन ऑफ वेल पेड जॉब्स इन इंडिया एंड यूपी, यानी कि बेरोजगारी और बेरोजगारी से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश और भारत में, एंड इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन एम्प्लॉयमेंट तथा रोजगार पर कोविड का प्रभाव। इश्यूज ऑफ गिग इकोनॉमी, GIG, गिग अर्थव्यवस्था का जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है, यानी कि सरकार परमानेंट पोजीशंस पर सीट वेकेंट रखे हुए है, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज के आधार पर सेवाएं ली जा रही हैं, संविदा के आधार पर। तो इससे जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है? चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज अ सेवियर, इश्यू ऑफ स्मॉल लोन्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्वरोजगार और बेरोजगार से जुड़ी हुई चुनौतियां तथा छोटे ऋण और व्यापार सरलता सुविधा सूचकांक से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं? लेबर लॉ रिफॉर्म्स एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, श्रम सुधार और इससे जुड़े हुए कानून। MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020, निर्धनता का बहुल सूचकांक। इंक्लूसिव ग्रोथ, समेकित विकास एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड तथा कोविड का प्रभाव। 10th टॉपिक, गवर्नमेंट बजटिंग एंड मर्जिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद कैलेंडर ईयर, सरकारी बजटिंग तथा वित्त वर्ष और कैलेंडर वर्ष दोनों को मिलाना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। रिसेंट इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट 3 फार्म्स एक्ट, जो भी हाल में सरकार ने 3 कृषि कानून पारित किए हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं? डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, किसानों की आय दुगनी करने की योजना। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर, कृषि में तकनीकी हस्तक्षेप। इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू इंप्रूव एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इन इंडिया, कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ताकि उसमें सुधार किया जा सके। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। रैशनलाइजेशन ऑफ फार्म सब्सिडीज, कृषि सब्सिडी का सुतार्किक विचारीकरण। WTO एंड फार्म सब्सिडीज इश्यू, विश्व व्यापार संगठन तथा कृषि सब्सिडी से जुड़े हुए मुद्दे। अल्टरनेटिव टू सिस्टम ऑफ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का विकल्प, यानी जो ये कहा जा रहा है कि MSP को रिप्लेस कर दिया जा रहा है या MSP को ख़त्म किया जा रहा है, तो अगर MSP को आप हटा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो उसकी जगह क्या विकल्प है, क्या अल्टरनेटिव है? इश्यूज रिलेटेड विद फार्म लोन वेवर, कृषि ऋण माफ करने से जुड़े हुए मुद्दे। फेट ऑफ PDS ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर दैट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी लोक वितरण प्रणाली और उस पर कोविड का क्या प्रभाव रहा है। FPI एज अ सेवियर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एज अ सेवियर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि व्यवस्था के लिए क्या खाद्य प्रसंस्करण एक वरदान साबित हो सकता है। संपदा एंड कोल्ड चेन स्कीम, संपदा योजना और शीत श्रृंखला योजना। इरिगेशन चैलेंजेस, वाटर स्ट्रेस एंड PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि सिंचाई से जुड़ी हुई चुनौतियां, जल संकट और दबाव तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख लक्षण। स्वामित्व एंड आधार एज अ टूल टू इम्प्लीमेंट लॉन्ग प्रॉमिस्ड लैंड रिफॉर्म्स, अभी जो सरकार ने स्वामित्व और आधार इन दोनों को जोड़कर
पुराने लंबित पड़े भूमि सुधारों को फिर से और पूर्णता से लागू करने की जो कोशिश की है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत अभियान। वैश्वीकरण से आत्मनिर्भर भारत की ओर अब हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे सरकार का विषय वस्तु बदल गया है। तो आत्मनिर्भर भारत हम कैसे हो सकते हैं इस वैश्वीकरण युग में, इसको देखना और समझना होगा। डायलेमा ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया वर्सेस सेल्फ रिलायंट इंडिया। यानी जो सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उनसे जुड़े हुए द्वंद्व क्या हैं। इंप्रूविंग सेकेंड पिलर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, द मैन्युफैक्चरिंग विद अ फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। भारत की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ को सुदृढ़ करना। और ये कैसे हो सकता है जब तक हम विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत नहीं करते। और विनिर्माण क्षेत्र भी तभी मजबूत होगा जब ये विनिर्माण पूंजी आधारित नहीं, श्रम आधारित हो, लेबर इंटेंसिव हो, कैपिटल इंटेंसिव नहीं। क्योंकि भारत में एक बड़ी जनसंख्या है जो देश में श्रमिक के रूप में हमें कार्यबल के रूप में उपलब्ध है। अगर इन्हें विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो तो न सिर्फ इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। और इसके लिए स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की जरूरत पड़ेगी। इंडियाज स्पेस एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य आधारित श्रृंखलाएं हैं, उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है। जैसे कि चाइना ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। IPR इश्यू इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ा कानून। इंडिया सर्विस सेक्टर इज टू स्क्वीड, जो भारत का सेवा क्षेत्र है वो बहुत अधिक संकुचित और दबाव में है, एक पक्षीय है, झुका हुआ है। क्योंकि हमारे यहां आज देखिए तो सर्विस सेक्टर का मतलब क्या है। आज सर्विस सेक्टर का मतलब IT इंडस्ट्री है। अगर कल को ऐसा कोई वायरस, रैंसमवेयर, वानाक्राई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नैनो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, ये अगर IT इंडस्ट्री को रिप्लेस कर दे या अटैक कर दे या ख़त्म करने की कोशिश करे तो हमारा तो पूरा सर्विस सेक्टर बैठ जाएगा। और पूरा सर्विस सेक्टर बैठने का मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी पर उसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो कैसे हम अपने सर्विस सेक्टर के बेहतरी के लिए काम करें कि वो एक पक्षीय न होकर बहुपक्षीय हो, केवल IT इंडस्ट्री से सीमित न रह करके अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े, ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री एंड स्कोप इन इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। भारत में और उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग का क्या महत्व और प्रभाव हो सकता है, इस पर भी विचार करें। टूरिज्म इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड, कोविड पश्चात विश्व में अब पर्यटन की क्या स्थिति है। रोल ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020। भारत के आर्थिक विकास में निर्यात करने के लिए भारत की क्या भूमिका है और जो निर्यात तैयारी सूचकांक है 2020 का, वो क्या है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरव्यू, भारत की अधोसंरचना का एक सूक्ष्म और विहंगम दृष्टिकोण आपको देखना चाहिए, जिसमें बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, बहुत तेज़ी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है, चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा था कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। तो ये एक्सप्रेसवे क्या हैं? ये रक्षा गलियारा, ये मालभाड़ा गलियारा, ये औद्योगिक गलियारा, स्मार्ट सिटी की संकल्पना, बुलेट ट्रेन, द्रुतगामी, यानी कि जो हमारा अधोसंरचना का क्षेत्र है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया टू इन्वेस्ट 50 लाख करोड़ रुपए टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, रुपए 50 लाख करोड़ का निवेश अधोसंरचना में करना प्रस्तावित है। भारतमाला वर्सेस सागरमाला, भारतमाला क्या है और सागरमाला क्या है और दोनों के बीच के अंतर्द्वंद और संबंध क्या है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पत्तन आधारित विकास, यानी जो हमारे बंदरगाह हैं, हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर हम कैसे बंदरगाहों को, पत्तन को विकसित करें कि वहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले,
वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरे और पूरे भारत को उसका लाभ मिले। डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एटसेट्रा, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र इत्यादि बना करके कैसे देश का विकास किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट एंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा अंतर्देशीय जल प्रवाह तंत्र है, तो अंतर्देशीय जलमार्ग को हम कैसे विकसित करें कि हमारा यात्री माल भाड़ा जो अभी ज़्यादातर रेलवे नेटवर्क या रोड नेटवर्क से होता है, उसको हम ग्रेजुअली शिफ्ट कर दें अंतर्देशीय जल मार्ग से। उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये, इस समय चल रही है। उड़ान एंड इट्स रोल इन ग्रोइंग इंडियाज एग्रीकल्चर। उड़ान और उसकी भूमिका कृषि के क्षेत्र में क्या है, क्योंकि उड़े देश का आम नागरिक। हम आमतौर पर यह समझते हैं कि देश के आम नागरिक को सस्ती विमानन सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं और इस देश का आम नागरिक भी हवाई जहाज से आसानी से एक 1 टियर 2 टियर बड़े शहर से छोटे शहर आ जा सके, तो इसलिए उड़ान योजना सरकार ने शुरू की है। लेकिन ये उसका एक बहुत सीमित पहलू है, बल्कि उसका कृषि पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर है, ये देखना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर ज़रूर आप अपने नोट्स तैयार करें। 50 ईयर्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी साल हमारे देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। और वैसे भी बैंक से जुड़ी हुई बहुत सारे समस्याएं आजकल चर्चा में हैं, वो चाहे एनपीए हो, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड हो, सरफाइसी हो, या फिर बैंकों का मर्जर हो, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर हो, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया जाए। ये सब तमाम जो इश्यूज हैं ये ज़रूर देख लीजिएगा, ध्यान से इसको तैयार कीजिएगा। नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025, यानी 2020 से 2025 के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तैयार करिए ठीक से। अफोर्डेबल हाउसिंग एज अ ड्राइवर ऑफ हॉल्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, देश के मंथर और रुके हुए आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सस्ती सुलभ आवासीय योजना कैसे मददगार हो सकती है। आपको पता होगा कि हाउसिंग सेक्टर जो हमारा है, रियल्टी सेक्टर जिसको हम कहते हैं, एक मकान 54 इंडस्ट्रीज से जुड़ा होता है, जिसमें बालू, मोरंग, सरिया, सीमेंट, बिजली का सामान, यूटेंसिल्स, बाथरूम वेयर, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मॉड्यूलर किचन, लाइटिंग, बहुत सारी चीजें, 54 सेक्टर जुड़े हैं। तो अगर सिर्फ एक हाउसिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो अपने आप ये 54 सेक्टर ग्रो करेंगे। और फिर मकान बनने के बाद इंटरनल डेकोरेशन और एसी और फ्रिज और तमाम और रिक्वायरमेंट्स, फिर एलईडी आप लेंगे और अपने घर की साज सज्जा करेंगे। यानी वो फर्दर डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे एलाइड इंडस्ट्रीज को, एंसिलरीज को आगे बढ़ा सकता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, डीटीसी कोड, प्रत्यक्ष कर सुधार, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर तो हमने बहुत बड़ा सुधार जीएसटी के रूप में कर लिया। अब डायरेक्ट टैक्स में भी कुछ करना है, हालांकि विवाद से विश्वास और फेसलेस इंटरैक्शन विद इनकम टैक्स पेयर, अभी इसी साल बहुत सारी सरकार ने इनकम टैक्स और आयकर से जुड़ी हुई नई योजनाएं, नए कार्यक्रम लागू किए हैं, जिसमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर को सम्मानित करना, इनकम टैक्स एसएससीज जो हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स वो इनकम टैक्स पेयर को बुला करके सामने पूछताछ नहीं कर सकते, फेसलेस इंटरैक्शन होना चाहिए, विवाद से विश्वास तक की योजना, ये सब महत्वपूर्ण है जिनको आप तैयार करें। टैक्सिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो वैश्विक स्तर पर तकनीकी कंपनियां काम कर रही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम जो कंपनीज काम करती हैं हमारे देश से, वो करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन और लाभ कमाती हैं, प्रॉफिट, लेकिन 1 रुपया भी टैक्स पर हमारे यहाँ नहीं पे करती। जबकि यूरोप में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में न सिर्फ इस पर अब बातचीत शुरू हो चुकी है, बल्कि यूरोप के तमाम देशों ने उन पर टैक्स इम्पोज भी कर दिया है। वक्त आ गया है कि भारत को भी फेसबुक, गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप, ऐसी जो तमाम कंपनीज हैं उनको टैक्स के दायरे में लाया जाए या नहीं, इस पर एक सवाल बनता है और इस पर आपको अच्छे से तैयार करना। सिंगल स्लैब इन जीएसटी, ये बड़ा विवादास्पद मुद्दा है कि जीएसटी में जो अलग अलग करों की दरें हैं
क्या उनको एक किया जा सकता है? कोई एक जीएसटी की दर कर दी जाए जिसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, उसको भी तैयार करें। फिर स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पीएसयूज एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन फ्रॉम नॉन टैक्स, ये जो सरकार के लोक उद्यम है उनका रणनीतिक विक्रय, ये क्या होता है? स्ट्रेटेजिक सेल, जैसे कि एयर इंडिया के बारे में आप सुन रहे हैं, भारी कर्ज में है, घाटे में चल रही है, तो क्या अब एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया जाए या स्ट्रेटेजिक सेल किया जाए, रणनीतिक विक्रय किया जाए, या क्या किया जाए? देखने की बात है, इसको भी तैयार करिए। बैंक फेल्योर्स एंड बैंक मर्जर्स एज अ सॉल्यूशन, विल इट वर्क? ये जो बैंक लगातार विफल हो रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने देखा, अभी लक्ष्मी विलास बैंक का मुद्दा अभी सामने चल रहा है। इतना बड़ा फेल्योर हुआ येस बैंक का, पिछले 2-3 सालों में लगातार येस बैंक से लेकर के महाराष्ट्र में और फिर अभी हाल में लक्ष्मी विलास बैंक, ये लगातार बैंक जो विफल हो रहे हैं, इस समस्या को कैसे रोका जा सकता है? उसका समाधान क्या हो सकता है? इसको भी तैयार करिए। सस्पेंशन ऑफ आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये मुद्दा है, इसको तैयार करिएगा। लोन मोरेटोरियम, जो सरकार ने कोरोना के चलते ऋणों पर जो किस्त आप दे रहे थे उस पर कुछ दिनों तक किस्त देने से छूट प्रदान कर दी थी, उसका क्या लाभ हुआ और क्या उसको बढ़ाकर 1 साल 2 साल कुछ और आगे किया जाए? ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, जो एक नया विद्युत ऊर्जा से जुड़ा हुआ संशोधन विधेयक 2020 में प्रस्तावित है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उससे कैसे उपभोक्ताओं को अधिक अधिकार और बेहतर विद्युत सेवाएं और उद्योगों को विद्युत सेवाएं निर्बाध रूप से मिल सकेंगी, कृषि क्षेत्र को मिल सकेंगी, क्योंकि विद्युत ऊर्जा हमारे देश में प्राणवायु है, अर्थव्यवस्था के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, समाज के लिए, हमारे आपके घरों के लिए, तो कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको डिस्कॉम्स कहते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स, यानी वो कंपनियां जो विद्युत का वितरण करती हैं वो डिस्कॉम कहलाती हैं। तो उनका निजीकरण क्या लाभदायी होगा या नहीं, देखने की बात है, इसको अच्छे से तैयार करिए। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है? यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई वाणिज्य, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फ्यूचर मोबिलिटी। अब विद्युत ऊर्जा से वाहन चलेंगे तो कितने सफल और कितनी संभाव्यता है उसमें। नेशनल गैस ग्रिड क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बिल 2019 का ड्राफ्ट क्या है? यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक 2019 और नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में किनको हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला, उनका क्या योगदान रहा है। इस तरह से हमने कुछ 60-62 विषय आपकी आगामी परीक्षा के लिए चुने हैं जो आपको तैयार करने चाहिए। हम ये आशा करते हैं कि अगर आप इन क्षेत्रों को अच्छे से तैयार करेंगे, ये विषय, तो आपका पेपर 3 बहुत अच्छे मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेगा। सो दीज आर द प्रोबेबल एरियाज which we have identified for you, so that you may learn and prepare for these areas quite well, and you may do exceedingly better and perform well in your examination of PCS Main 2020। इसी के साथ हम अभी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 एक एक करके इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ऑल माई गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक टू यू। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी परीक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना आपको सफलता मिले। धन्यवाद।